सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में जैसा कि आज मैंने आपको बताया है कि हमारे वहाँ जीएस के लिए प्री कम मेंस का फाउंडेशन बैच भी चलता है। जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वो फ़ोन करके अपने आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम पैसे में मंथली हम जीएस प्री कम मेंस की पूरी तैयारी कराते हैं। अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में यूट्यूब पर हमने बहुत सारे लेक्चर दे रखे हैं और मेरा उद्देश्य होता है आपके समक्ष सिविल सेवा तैयारी के लिए उन सामग्रियों को प्रस्तुत करना, उन सशक्त सामग्रियों को प्रस्तुत करना जिनका प्रयोग करके आप बहुत आसानी से सिविल सेवा में परीक्षा में, चाहे वो संघ लोक सेवा आईएएस की परीक्षा हो चाहे राज्य स्टेट, आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। और इसके तहत मैं विभिन्न मुद्दों को जीएस के लगभग सभी टॉपिक्स पे लेक्चर देता हूं। इसके अलावा सब्जेक्ट पे भी हमारे लेक्चर चल रहे हैं। उद्देश्य यही है कि ऐसे विद्यार्थी जिनका एक संगठित मटेरियल तक पहुंच नहीं हो पा रहा हो, ऐसे विद्यार्थी जो अक्षम हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो चाहकर भी बड़े शहरों में नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे लोगों को घर बैठे ही ऐसी सामग्री मिल जाए जिससे आसानी से वो सफलता प्राप्त कर सके। और इसीलिए इसमें एटेंडम लेक्चर भी उठाया गया है। ऐसा नहीं कि जैसे एक चैप्टर उठाया गया फिर अगला, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह से तो यूट्यूब पे हजारों लेक्चर मौजूद हैं। हमारा उद्देश्य यहां ऐसे लेक्चर्स देना है जहां बच्चे कमजोर पड़ रहे हैं, जिसके लिए उनके पास एक कंक्रीट यानी कि यथार्थ सामग्री नहीं मिल पा रही है, या उनको किताबों से भी ऐसा मदद नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है और आपके समक्ष ऐसे लेक्चर लेकर उपस्थित हुए हैं जहां आपको आसानी से सफलता इनको अध्ययन के बाद आपको मिल सके। इसी क्रम में आज हमने एक ऐसा विषय लिया है जो चाहे आप जीएस पेपर के में सामाजिक मुद्दे के लिए ले सकते हैं, चाहे आप इसको निबंध के पेपर के लिए ले सकते हैं, चाहे बीपीएससी की तैयारी जो परीक्षार्थी कर रहे हैं उनके लेबर एंड सोशल वेलफेयर जो वहाँ का एक सब्जेक्ट है ऑप्शनल, उसमें भी ले सकते हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी के लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। एक मल्टीपर्पज टॉपिक को हमने लिया है और यह टॉपिक केवल इसलिए ना जानिए कि निबंध की समस्या बात है, इसलिए ना जानिए कि आपको सिविल सेवा परीक्षा में ही पास कराएगा, अपितु मानव या पुरुष वर्ग को इस टॉपिक पर स्वयं जागरूक होना चाहिए। यह मुद्दा केवल परीक्षा का नहीं है, अपितु यह मुद्दा समस्त देश अर्थात समस्त समाज का है और लिया जाए तो पूरे विश्व समुदाय का है। और यही कारण है कि इस आज मुद्दे को मैंने उठाया है और उसका नाम है महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जो भारत के लगभग तमाम सिविल सेवा परीक्षाओं में किसी न किसी प्रकार से जरूर पूछा जाता है, हर हाल में पूछा जाता है। समस्या यह है कि सभी लड़के इसको लिखते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है अपने उत्तर में कुछ लगाव पैदा करना। केवल रूखा सूखा उत्तर बार बार एग्जामिनर पाता रहता है और वो आप अगर ये कल्पना करते हैं कि एग्जामिनर उसी उत्तर पे बार बार नंबर देगा तो ये भी संभव नहीं। इसीलिए हमें लिए आवश्यकता है कि कुछ हम अलग हटकर भी उत्तर दें ताकि एग्जामिनर को लगे कि कुछ नया है या इस व्यक्ति ने कुछ नया शोध किया है, कुछ नया रिसर्च किया है और नया उत्तर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। नया नहीं तो नए तरीके से तो प्रस्तुत किया ही है, नए तरीके से तो आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। और इसी क्रम में हम आपके समक्ष आज
ये लेक्चर दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण है क्या? सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ जानें कि महिला सशक्तिकरण क्या, वुमन एम्पावरमेंट क्या है। उसके बाद हम जानेंगे इसकी जरूरत क्या क्यों पड़ी और ये समाज के लिए आवश्यक क्यों है। अगर जरूरत पड़ी तो समाज के लिए आवश्यक क्यों है। अगर हमारे लिए जरूरत है, ठीक भाई आपने बता दिया, फिर इसकी आवश्यकता क्यों है। फिर यह भी देखा जाएगा कि इसके लिए क्या हुआ, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने, संविधान ने, पूरे दुनिया ने क्या क्या किया, और जब किया तो क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ा, और इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। यह भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए, किसी भी समस्या के बारे में जब भी अध्ययन करिए, मैं आपको बार बार बताऊं, चाहे आप जीएस में लिख रहे हो, चाहे निबंध में लिख रहे हो, चाहे लेबर एंड सोशल वेलफेयर में लिख रहे हो, चाहे आप कहीं भी लिख रहे हो, समस्या के अध्ययन का, समस्या के लेखन का, समस्या के वर्णन का, समस्या के वाचन का एक तरीका होता है। समस्या क्या है, समस्या क्यों है, समस्या कहां है, समस्या कैसे है, समस्या के लिए क्या हुआ, समस्या के लिए क्या होना चाहिए, फिर समस्या का पूरा निष्कर्ष बता दीजिए। यानी कि जिस समस्या के बारे में आपको डिस्कस करना है, उस समस्या को इतने मुद्दों पर डिस्कस करिए, और जब आप इतने मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से आप समस्या को टैकल कर पा रहे हैं, समस्या को बहुत आसानी से आप वहां रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और एग्जामिनर के समक्ष तो आपको रिप्रेजेंटेशन ही करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि महिला सशक्तिकरण क्या है। महिला सशक्तिकरण क्या महिला कल्याण है? क्या महिला सशक्तिकरण महिला उद्धार है? क्या महिला सशक्तिकरण महिला सहयोग है? वास्तव में अगर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण इन तीनों शब्दों से कोई मतलब समानार्थी नहीं है। महिला सशक्तिकरण महिला उद्धार भी नहीं है, महिला सशक्तिकरण महिला कल्याण भी नहीं है, क्योंकि कल्याण और उद्धार की भावना में महिला के प्रति एक कृपा की भावना या महिला के प्रति एक दया की भावना, महिला के प्रति एक संवेदना की भावना है। लेकिन महिला सशक्तिकरण कोई दया की भावना नहीं है, कोई कृपा की भावना नहीं है। महिला सशक्तिकरण महिला का अधिकार है, समाज की आवश्यकता है। तो जो महिला का अधिकार है, जो समाज की आवश्यकता है, आप उसको उद्धार की भावना कहां ले सकते हैं? आप उसको कृपा की भावना कहां ले सकते हैं? आप वो दया की भावना कहां ले सकते हैं? आप कोई महिला पर दया करके एहसान करने नहीं जा रहे हैं। आप कोई उसका उद्धार करने जा रहे हैं। आप ईश्वर नहीं कि आप उसका उद्धार करने जा रहे हैं। और उद्धार के नाम पे तो बहुत कुछ किया गया आज तक, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए, सभी लोग इस पे एग्जाम में लिखते हैं, तरह तरह से लिखते हैं। असल में इसका अर्थ जानना जरूरी है। महिला सशक्तिकरण का मूल, पहले बार महिला सशक्तिकरण एक अधिकार है, कोई उद्धार नहीं है, कोई कृपा नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई भीख नहीं है कि आप महिलाओं को के लिए सशक्तिकरण का कार्य करें। ये कोई दया कृपा नहीं है, ये उसका अधिकार है, समाज की आवश्यकता है, समाज की अपरिहार्यता है। बल्कि ये अभिन्न अंग है, आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रश्न देखा जाए कि महिला सशक्तिकरण, देखिए महिला सशक्तिकरण का मतलब ये हुआ महिलाओं को सबल बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को मजबूत बनाना। क्या सामाजिक रूप में मजबूत बनाएं? क्या आर्थिक रूप में मजबूत बनाएं? क्या राजनीतिक रूप में मजबूत बनाएं? क्या धार्मिक रूप में मजबूत बनाएं? क्या सांस्कृतिक रूप में मजबूत बनाएं? किस प्रकार से मजबूती दें उनको? क्या सामाजिक रूप से मजबूती दे देंगे मजबूत हो जाएंगी? क्या उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे मजबूत हो जाएंगी?
क्या जो महिलाएं सर्विस कर रही हैं, क्या जो महिलाएं जो है वो धन रूप दौलत कमा रही हैं, क्या उनका शोषण नहीं हो रहा है? तो उन्हें भी सशक्त बनाना जरूरी है। क्या राजनीति में जो महिलाएं हैं उनका शोषण नहीं हो रहा है? उन्हें भी सशक्त बनाना जरूरी है। यानी अब हम उन मुद्दों का डिस्कशन करेंगे कि किस स्तर पे। देखिए, सशक्तिकरण का यहां मतलब हुआ समग्र रूप से सशक्तिकरण, समग्र रूप से सशक्तिकरण यानी संपूर्ण रूप से सशक्तिकरण, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितने भी समाज के विषय हैं या मानव जीवन के जितने भी प्रक्रियाएं हैं, उन हर तरीके से उन्हें सशक्त बनाना है। और इस सशक्तिकरण में यह भावना बनाकर रखना है कि हम उनका उद्धार नहीं कर रहे हैं, हम उन पर दया की भीख नहीं दे रहे हैं, ये उनका अधिकार है। सशक्तिकरण समग्र रूप से करना है और सशक्तिकरण के पीछे अपनी मनोभावना, अपनी दुर्भावना को भी बदलना है। एक पुरुष, अच्छा, बहुत लोगों ने यह कहा कि भाई सशक्तिकरण की अगर भावना को आपको समझना है तो एक पुरुष जिस स्वतंत्रता का, जिस स्वातंत्र इच्छा का उपभोग करता है, जिस स्वातंत्र परिकल्पना का उपयोग करता है, जिस स्वातंत्र क्रिया का प्रयोग करता है, यह सब महिलाओं को मिलना चाहिए। यानी एक पुरुष पुरुष होने के कारण जिन समस्त अधिकारों का उपभोग करता है, जिन समस्त अधिकारों का प्रयोग करता है, वे सारे अधिकार अगर महिलाओं को दे दिया जाए तो महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। एक बात यहां अवश्य समझिएगा, महिलाओं को आप सशक्त बना रहे हैं, उदंड नहीं बना रहे हैं। सशक्तिकरण अलग की बात है, स्वतंत्रता अलग की बात है, स्वच्छंदता बिल्कुल अलग है। आप सशक्तिकरण बना रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, स्वच्छंद नहीं बना रहे हैं। स्वच्छंदता एक दुर्गुण है, स्वतंत्रता एक गुण है, सशक्तिकरण एक गुण है। लेकिन सशक्तिकरण के नाम पर उदंड हो, यह अवगुण है। और नारी ईश्वर की सर्वोच्च कृति है और उस सर्वोच्चता में हमें उनके वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखकर भी मजबूत बनाना है। अर्थात अगर हम नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, वुमेन्स इंपावरमेंट कर रहे हैं, तो उनके स्वभाव के अनुकूल ही उनका सशक्तिकरण होना चाहिए। जैसे पुरुष का स्वभाव स्वच्छंदता है, उदंडता है, ताकत है, बहुत ज्यादा अपने शारीरिक बल का प्रचार करना है। शारीरिक बल एक जमाने में पाशविक बल भी कहलाता था। लेकिन धैर्य उनका प्रमुख गुण है, शील उनका प्रमुख गुण है। इसके अलावा सहन शक्ति उनका प्रमुख गुण है। इसके अलावा शर्मिलापन भी उनका प्रमुख गुण है। कहने का मतलब ये नहीं है कि उनको सशक्त बनाने के लिए उनके वास्तविक आवरण से उन्हें बाहर करना है। जैसे जब यूरोप में नारीवादी आंदोलन चला तो असल में नारीवाद एक ऐसी फेमिनिज्म, ऐसी थ्योरी थी जो पुरुष के समस्त संबंधों से नारी को मुक्त के रूप में देख रही थी। यानी पुरुष स्वतंत्र नारी की बात हो रही थी। यानी नारी अपने हर प्रकार के संबंधों को पुरुष से तोड़ रही थी। यानी एक रेडिकल जिंदगी जी रही थी, एक उन्मुक्त स्वच्छंद जीवन। अब बताइए ये कहां का सशक्तिकरण हुआ, ये कहां का स्वतंत्रता हुई? तो ये तो एक प्रकार से सामाजिक जीवन से काट कर उन्हें एक जीव के रूप में अलग कर देना है।
क्या ऐसी महिला सशक्त हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। समाज में रख के, समाज के संरचना में परिवर्तन ला के, समाज के सोच में परिवर्तन ला के उन्हें सशक्त बनाना है। एग्जाम, जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो यही गड़बड़ी कर जाते हैं। उनके स्वभाव के अनुसार सशक्त बनाए ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही संतुष्टि पाता है, स्वभाव से बाहर रह के संतुष्ट नहीं हो पाता है। आप स्वभाव से बाहर उसको रखेंगे तो वह संतुष्ट होने के लिए वो एक प्रकार से बोझ हो जाएगा उसके लिए। सामाजिक रूप से सशक्त बनाइए, आर्थिक रूप से सशक्त बनाइए। अभी सब बता रहा हूं सशक्त कैसे बनेगा, लेकिन पहले सशक्तिकरण का मतलब समझ जाइए कि संपूर्ण समग्र रूप से सशक्त बनाना, उन अधिकारों को उनको प्रदान करना जो एक पुरुष भोग रहा है। एक पुरुष पुरुष के रूप में जिन अधिकारों को भोग रहा है, एक महिला उन्हीं समस्त अधिकारों का उपभोग करे, सशक्त हो जाएगी। सामाजिक रूप से सशक्त बनाइए, आर्थिक रूप से सशक्त बनाइए, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाइए, सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाइए, धार्मिक रूप से सशक्त बनाइए। संपूर्ण सशक्तिकरण, समग्र सशक्तिकरण, यह है सशक्तिकरण। अब प्रश्न तो यह उठता है कि सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों जरूरी है कि सशक्तिकरण समाज में आए? महिलाओं का सशक्त होना किस लिए आवश्यक है? अभी मैं उन चीजों को भी आपको बताऊंगा कि यह समस्या क्यों बनी हुई है, अभी इसको भी बताऊंगा। और जब मैं यहां इस समय इस लेक्चर को दे भी रहा हूं तो बहुतों के मन में यह भी आएगा कि यह कोई प्रासंगिक विषय है कि नहीं। भाई एग्जाम के लिए तो टोटल प्रासंगिक है, क्योंकि इससे बार बार प्रश्न आ रहा है और हर साल आता है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो निबंध हो, लगातार प्रश्न आते हैं। और आयोग ने क्या गारंटी लिखकर दे देगा क्या आपको कि ये हम नहीं देंगे? कभी कभी बच्चे पूछते हैं, सर ये पूछता, अरे भाई सिलेबस में सोशल इश्यूज हैं। फिर जब आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सोशल इश्यू की तैयारी नहीं करेंगे? तो फिर किस बात का सिविल सेवा की तैयारी हुआ? क्या आप लकीर के फकीर हैं कि सोशल इश्यू में इन चीजों को नहीं जानेंगे? जानना तो पड़ेगा ही। और अब तो एथिक्स में भी सोशल महिला सशक्तिकरण पूछ सकता है, आपका विचारधारा पूछ सकता है, ये भी आ सकता है, इसमें प्रश्न केस स्टडी बन सकता है। समाज के लोग शिक्षित बन रहे हैं तो क्या एथिकल हो जा रहा है? एथिक्स उनके अंदर आ जा रही है, नीति क्या वो मोरल हो जा रहे हैं? हर साल करोड़ों भ्रूण हत्या, महिला भ्रूण हत्या हो जाता है हर साल। सबके अंदर एथिक्स आ गया, पढ़ाई लिखाई से एथिक्स आ रहा है। हर साल सैकड़ों रेप हो जा रहे हैं, हजारों रेप हो जा रहे हैं, हर साल दहेज हत्या हो जा रहा है, हर साल जिंदा महिलाएं जला दी जा रही हैं। आम हो गया महिला के विरुद्ध हिंसा। तो महिलाएं तो ये विषय पर सशक्त कब नहीं? ये सशक्तिकरण का मतलब ये थोड़ा कि इनको अधिकार दे दीजिए और हिंसा करते रहिए उनके खिलाफ। हर तरफ हर स्तर पे डिस्कशन हो रहा है। हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसको हर स्तर पे देख रहे हैं। हर स्तर पे हम ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं को किन किन आधार पर पूर्ण रूप से सशक्त किया जा सकता है। केवल कुछ विषय को आप सशक्त कर दीजिए, बाकी विषयों को छोड़ दीजिए, यह सशक्तिकरण थोड़ा है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता, हमने ये तो जान लिया कि भाई किन किन क्षेत्रों में उनको सशक्त बनाना है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक, ये तो हमने जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, समाज का प्रमुख मूल्य यह है कि समाज को ऐसे सक्षम लोग मिले जो समाज को आगे बढ़ाएं। और समाज की आधी आबादी महिलाएं हैं। अगर रथ के दो पहिए में एक पहिया कमजोर रहेगा तो रथ कितना दूर जा सकता है? तो समाज के सशक्तिकरण के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए
निश्चय ही एक सशक्त महिला परम आवश्यक है। जब बच्चा पैदा होता है तो परिवार उसका प्राथमिक पाठशाला होता है और मां उसकी प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक गुरु भी होती है, अभी तो कह लीजिए सर्वोच्च गुरु होती है। बच्चा अगर समाज में कुछ सीखता है तो सबसे पहले मां के द्वारा ही सीखता है, पहला शब्द ही मां कहता है, और उसी मां को आपने कमजोर बना के रख दिया है। तो आप बताइए, अगर वही मां कमजोर है तो बच्चा तो अपने आप कमजोर हो गया। उस मां का बच्चे के उस समाज परिवार अभी तो समस्त पीढ़ियों को मजबूत होने के लिए महिला मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो पहला तो शर्त है कि समाज से सशक्तिकरण के लिए एक सक्षम लोग चाहिए। महिलाएं आधी आबादी हैं, सक्षम होंगी तभी समाज सक्षम होगा, उनको आप सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। आवश्यकता पहला यही है। दूसरा आवश्यकता यह है, पूरे समाज के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ऐसा नहीं कि सारे गुण आप पुरुषों को, सारे स्वतंत्रता आप पुरुषों को देखिए, जिस समय ये मैं बात कर रहा हूं समाज की सोच बदली नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, नेट सेवा प्रारंभ हो गया है और सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं तो यह विषय कमजोर पड़ गया। बल्कि आने वाले दिनों में यह विषय दिन दूना रात चौगुना इनकी महत्ता बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जघन्य अपराध जो हैं वो महिलाओं के विरुद्ध ही हो रहे हैं। अब उसमें जाति धर्म मत बांटिए कि फला जाति के महिलाओं के साथ ज्यादा हो रहा है, फला धर्म के महिलाओं के साथ ज्यादा, ये सब मत बांटिए। ये सब राजनीतिक और राजनीति का गंदा विषय है, सोच है। ये एक देशभक्त के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता है। महिला महिला है, चाहे वो किसी जात धर्म का हो। अगर वो आसक्त है तो उसे सशक्त बनाना है। हम किसी धर्म और किसी जाति से, ये राजनीतिक गंदे सोच के लोग करते हैं। ये हम लोग के लिए ये सब, चाहे सिविल सेवा का परीक्षा का अभ्यर्थी हो चाहे एक सिविल सेवा का शिक्षक हो, ये उसका सोच नहीं है। उसका सोच हो ही नहीं सकता है कि फला धर्म और फला विषय का बात करें। समस्याओं का स्वरूप अलग हो सकता है, समस्याएं तो एक हैं। समस्या जरूरत तो एक है, स्वरूप अलग हो सकता है। किसी में अलग, किसी में अलग, किसी में अलग, रूप अलग हो सकता है। महिलाओं के प्रति हिंसा का प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन पीड़ित तो महिला है। उसी को सशक्त बनाने की बात हो रही है, जो पीड़ित है। अरे भैया, कारण खत्म कर दो, कार्य खत्म हो जाएगा। महिला को सशक्त बना दो, सारा चीज खत्म। ये जरूरी है। समस्या का मूल समाधान आवश्यक है। आप समस्या के परिधि पर जाएंगे, संभव नहीं है। समस्या के सेंटर पर सीधे अटैक करिए, जड़ को समाप्त करिए। जड़ को समाप्त जब आप कर देंगे, अच्छा, जड़ का कारण केवल भौतिक नहीं है, जड़ का सबसे बड़ा कारण मानसिक। अभी आगे बताऊंगा मैं। जड़ का जो सबसे बड़ा कारण है वो मानसिक है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग डिस्कशन कर लिया जाए। तो दो कारण मैंने आपको बताया कि महिलाओं के को सशक्त होना क्यों आवश्यक है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि क्यों आवश्यकता पड़ गई। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति में यह लिखा है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास का मतलब ये हुआ कि वहां सुख है, समृद्धि है, धन धान्य है, शांति है, वृद्धि है, इन समस्त चीजों का वास होता है। नारी को ईश्वर की सर्वोच्च कृति मानने वाला भारतवर्ष, नारी को में ब्रह्मांड में सबसे सर्वोच्च रूप जो मां का होता है वो भी नारी की ही देन, वो भी नारी का ही स्वरूप है। जिस देश में महिला पहले मां है, पत्नी बाद में है, ऐसा क्या हो गया कि उस देश में महिलाएं दोयम दर्जे तक पहुंच गई।
और उस देश में महिलाओं को सशक्त करने का विचार पैदा हो गया। उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी क्यों? आप एक तरफ उसे मां मान रहे हो, बहन मान रहे हो, पत्नी मान रहे हो, अर्धांगिनी मान रहे हो, सब कुछ तो मान रहे हो, देवी मान रहे हो, दुर्गा मान रहे हो, लक्ष्मी मान रहे हो, सरस्वती मान रहे हो, क्रोध में चंडी मान रहे हो, सब तो माना, फिर सशक्तिकरण क्यों? क्या ये मानना केवल नाम मात्र है क्या, या दिखावा है? एक तरफ तो तुम स्त्री के स्वरूप को दुर्गा, लक्ष्मी, काली के रूप में पूज रहे हो, 16 श्रृंगार, समस्त श्रृंगार प्रसाधन देकर 9 दिन पूजा कर रहे हो। दूसरी ओर वही महिलाएं रेप जैसे भयंकर दुर्घटना का शिकार हो रही। और आश्चर्य देखिए समाज का कि दागदार पुरुष को होना चाहिए, मुंह काला हुआ पुरुष का, लेकिन दागदार हो गई स्त्री। ये कौन सा समाज का संकट है भाई? सशक्तिकरण की आवश्यकता तो इसीलिए पड़ रही है भाई, सशक्तिकरण की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है कि महिला के विरुद्ध अगर कोई हिंसा होता है तो पुरुष दागदार नहीं हो रहा है, महिला दागदार हो रही। आप देखिए, आश्चर्य है समाज का। समाज का निर्माण इस रूप से हो रहा है कि अगर महिलाओं के विरुद्ध कोई हिंसा हो रही है तो दागदार पुरुष नहीं हो रहा, दागदार महिला हो रही है। एक रेप करने वाले व्यक्ति को समाज से अगर बहिष्कृत कर दिया जाए, उस गांव से बहिष्कृत कर दिया जाए, उस नगर से बहिष्कृत कर दिया जाए, उसकी 7 पीढ़ियों का रूह कांप जाएगा। होता क्या, हम कई गांवों से उस महिला को ही बाहर कर दिया गया और वो पुरुष सीना तान कर, वो लड़का सीना तान कर घूमता है। इसीलिए तो सशक्तिकरण जरूरत पड़ रही भाई। इतना दोगले नियम जो बन गए हैं समाज के, इन दोगले नियम के कारण सशक्तिकरण जो आप हमसे पूछे सशक्तिकरण इसीलिए हो रहा है। देखिए ना, आपको मैं बेसिक प्रॉब्लम उठा के बता रहा हूं। जो सिविल सेवा में लिखना जरूरी है उसी से नंबर मिलेगा। नंबर मिलने के कारण वो ऊपरी से नहीं नंबर मिलता है। आप एग्जामिनर को विश्लेषण करके अंदर से निकालिए। जिन खोजा तिन पाइयां गहरी पानी पैठ, यानी आप जितना गोताखोर अंदर गोता मानेंगे उतनी ही मोती अच्छी मिलेगी। किनारे बैठकर आप दर्शन करेंगे उससे मोती नहीं मिल पाएगा। आयोग यही तो चाह रहा है भाई, आप गोता अंदर तक मारिए, आप समस्या के वास्तविक स्वरूप को उभार कर हमें दिखाइए ना, तब तो नंबर दूंगा आपको। वही गिने चुने किताबें से लिखे जा रहे हैं, काहे नंबर दूं? हिंदी माध्यम के लड़के ये कह रहे हैं नंबर नहीं मिल रहा है। अरे भाई, आप अपने टैक्टिस को बदल दो ना भाई। आप गिने चुने किताबों से लिखना बंद करो। अगर इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों से आपको चुनौती मिल रहा, स्वीकार करो। चुनौती को स्वीकार करने से मनुष्य का सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास होता है। चुनौतियों से भाग जाने वाले के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास करने का यह शुभ अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। दिखा दीजिए कि हम उन प्रयत्नों को करके दिखाएंगे जो आयोग सोच नहीं सकता है। हमारी दुश्मनी किसी विषय के विद्यार्थी से नहीं है, ना आयोग से, बल्कि आयोग के सोच से है, जिसमें वो समझ पाता है कि भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्ति की क्षमता अंग्रेजी से कम है, इसीलिए अगर कलेक्टर बनना है तो पहले अंग्रेज बनना है। यह आयोग की सोच है, हमारी सोच नहीं है, और इस सोच से ही लड़ाई है। अंदर तक गोता मारिए, नए सोच शुरू करिए, नई किताबों को जानना शुरू करिए, नए लोगों को अवसर दीजिए, नए लोगों को भी अवसर दीजिए, नए टीचरों को भी अवसर दीजिए, उनके ज्ञान को, उनको हुनर को आप स्वीकार करिए। तब हो सकता है आपको नए प्रकार का अवसर मिले। और यह भी हो सकता है कि आप जिन कमियों से जूझ रहे हैं, हो सकता है वो दूर हो जाए।
तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि क्यों जरूरत पड़ा। देखिए, अगर हम जितने क्षेत्रों में देखें, हर क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेद हो रहा है। चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में देख लें, अगर समाज में परिवार को इकाई मान लिया जाए, समाज का बच्चा, अगर एक लड़की है एक लड़का पैदा हो रहा है, लड़के को अपने सारे व्यक्तित्व निर्धारण की स्वतंत्रता है, लेकिन एक स्त्री को, एक महिला को बचपना से लेकर अपने जीवन के अंतिम चरण में हर निर्णय के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और हर निर्णय के लिए उसका अपना इच्छा नहीं है। बचपन में पिता कर रहा है, आगे चलकर पत्नी कर रहा है, उसके आगे चलकर बच्चे निर्णय कर रहे हैं। मतलब उस अपने व्यक्तित्व को जानने के लिए, अपने व्यक्तित्व के निर्धारण के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। अगर एक घर में पैसा कम है और एक लड़का एक लड़की दोनों को पढ़ाना, तो आप स्वयं बता दीजिए कि पहला सोच किस तरफ जाएगा? पहला सोच किस तरफ जाएगा? यही तो सोच बदल देना है। अब ये थोड़ा सोचना है कि लड़का ही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सोच बदलना पड़ेगा। लड़की भी आपके बुढ़ापे का सहारा हो सकती है, बल्कि बन रही है, बहुत लड़कियां बन रही हैं। आप देखिए ना, टॉपर्स के लाइन में लड़कियां कलेक्टर बन रही, देखिए, चाहे सेकंड टॉपर हो, इसके पहले लगातार टॉपर जो है वो लड़कियां होती थी आईएएस में। इनको भी तो किसी माँ ने ही पैदा किया है। इनकी मां अगर सोच लेती कि लड़की आईएएस नहीं बन सकती है, तो क्या ये कलेक्टर बन पाती? अरे भाई, सोच इसको तो बदलना है। फिर आर्थिक रूप से भेदभाव है। प्राचीन काल से मान लीजिए, घर के चार दीवारी में उनको बांध दिया गया। घर के चारों दीवार ही उनके जीवन का कार्य क्षेत्र बन गया, आर्थिक क्षेत्र बन गया। अब जब वो कुछ कमा ही नहीं पाती है, न उनको बाहर जाने दिया जाता है, न ही उनको आय के स्रोत दिए जाते हैं, न ही वो को स्वतंत्र व्यापार जिस तरह से पुरुष कर सकता ना ही कर सकती हैं। कोई काम करने जाएंगी, चार लोग देखेंगे उसको कि अरे महिला होके ये करने जा रही है। पहला शब्द ही बोलेंगे, महिला होके ये करने जा रही है। पहले तो डाउनफॉल उसका यही शुरू हो गया कि महिला हो ये करने जा रही है। तो आर्थिक रूप से वो इनकम कर ही नहीं पाती है, पुरुष पर निर्भर हो जाती है, कमजोर बन जाती है। आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय हो, व्यापार हो, नौकरी हो, अगर महिलाएं नौकरी कर रही हैं किसी डिपार्टमेंट में, पुरुष ज्यादा हैं, महिलाएं कम हैं, तो कार्यस्थल पे शोषण हो रहा है, उनका हर तरह से शोषण हो रहा है। बल्कि कार्यस्थल पे यौन हिंसा का अब तो कानून बन चुका है। कहने का मतलब यह है कि वहां भी शोषित है। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा कमा रहे उनका शोषण नहीं हो रहा, बहुत शोषण हो रहा है, लेकिन शोषण का तरीका कुछ दूसरा है। शोषण का तरीका, अब आप देख रहे हैं फिल्म और अन्य जगह महिलाएं हैं, वर्क कर रही हैं, उनके शोषण का तरीका अलग है। गरीब महिलाओं के शोषण का तरीका अलग है, मध्यम वर्गीय महिलाओं के शोषण का तरीका अलग है। प्रकार अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन पीड़ित पर तो महिलाएं ही हैं। धार्मिक क्षेत्र में देख लीजिए, महिलाओं से तत्काल शोषण है। कई जगह कई धार्मिक कार्य हैं जहां करने ही नहीं दिया जाता। बहुत सारे ऐसे धार्मिक जगह हैं जहां जाने नहीं दिया जाता। पहले जमाने में भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां उनको बंदिश लगाया गया था। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं धर्म क्षेत्र में। तो चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, बच्चा संतान के उद्धार के लिए रूप में, परिवार के वंश के रूप में पुत्र को ही उद्धारक माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि जब तक पुत्र पैदा ना हो तब तक जीवन तरेगा ही नहीं पुरुष का या परिवार का। अब बच्चे पैदा करते ही चले जाते हैं जब तक लड़का ना हो, और हद तो तब हो जाती है जब लड़के की इच्छा चाहत में भ्रूण हत्या करते चले जाते हैं, और वो भी महिला भ्रूण हत्या। चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो
अल्ट्रासाउंड केंद्र हो, चाहे वो परिवार हो, सब मिलकर हिंसा कर रहे हैं। और भ्रूण हत्या तो हिंसा का सबसे निकृष्टतम रूप है। आपने देखा कि चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक, राजनीति में महिलाएं हैं, तमाम प्रकार के शोषण हैं। बहुत हद तक अगर देख लिया जाए, एक परिवार से संबंधित कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बन गई तो उसके अलावा प्रधानमंत्री बनना कठिन ही दिख रहा महिलाओं का। अगर विश्व में जाइए तो अमेरिका जैसा विकसित देश, जहां 300 वर्ष से अधिक उसकी स्वतंत्र संविधान हो गया, पहला लोकतंत्र है, पहला स्वतंत्र देश है, वहां आज तक कोई अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। पहली बार कोई राष्ट्रपति बना है महिला। चीन और रूस में तो महिलाओं का मुखिया बनना तो एक दिवा स्वप्न है। ये अपने आप को विकसित देश कहते हैं, यूरोपीय कंट्री कहते हैं, उनके वहां ये हाल है। समाज का ये सोच देखिए, राजनीतिक रूप में देखिए, शायद 10 से 12% महिलाएं संसद में हैं। जो 50% आधी आबादी है, वो 10% से लगभग जो है वो संसद में उनकी आबादी है। अब बताइए आप कि कहां का दो अंदर जग नियम। राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका इसी प्रकार से शोषण हो रहा है। तो इस हिसाब से आपने देखा, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को आसक्त समझा गया है, कमजोर समझा गया है। और इस कमजोरी को प्रदर्शित भी किया गया है, हर जगह किया है। जरा जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताया, तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आजादी के बाद, चाहे भारत हो, चाहे दुनिया के बहुत सारे देश हों, क्या इनके वहां कोई उपाय नहीं किया गया? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं किया गया? देखिए, मेन डिस्कशन हम लोग का भारत के संदर्भ में भी होता है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें हम लोग विश्व के संदर्भ में क्योंकि ये मुद्दा केवल भारत का थोड़ा है, ये मुद्दा तो इंटरनेशनल भी है, ये मुद्दा हमारा इंटरनेशनल भी है। तो इस मुद्दे का डिस्कशन हम लंबा करेंगे, हर तरफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल भारत के, लेकिन देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में माना जाता है कि डिस्कशन जनरली आप कोई समस्या में तो आप केंद्रित तो भारत के प्रति ही, यानी जो डिस्कशन करें वो भारत के संदर्भ में जरूर करें। अच्छा, आप भारत के संदर्भ में अगर करेंगे तो एग्जाम में कई बार पूछ देगा, निम्न समस्या का वर्णन भारत के संदर्भ में करिए, तो जाहिर सी बात अगर आप पढ़े रहेंगे तो भारत के संदर्भ में आसानी से लिख देंगे। भारत सरकार ने, चाहे आजादी मिली तो संविधान में बहुत सारे प्रश्न किए गए, चाहे वो अनुच्छेद 14 हो, विधि के समझ समानता, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों को कानून के समझ समझा गया है, चाहे वो अनुच्छेद 15 हो, धर्म मूल वंश लिंग जाति जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रक्षेप, चाहे अनुच्छेद 16 हो, लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता हो, चाहे अनुच्छेद 23 हो, मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम, मानव दुर्व्यापार में महिलाओं का जो दुर्व्यापार है, क्रय विक्रय, ये भी आ गया, इस पर भी निषेध लगाया गया। अनुच्छेद 39 घ है, समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके अलावा पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं को 50% तक आरक्षण दे दिया गया है। इसके अलावा कानून भी बहुत सारे बनाए गए हैं, इसके अलावा जो है बहुत सारे कानून भी बनाए गए, चाहे दहेज निषेध अधिनियम 1961, एक बड़ी समस्या है दहेज, बल्कि महिलाओं के व्यक्तित्व को भावना बनाने में बहुत बड़ा हाथ इस दहेज का है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली समस्या लड़की के रूप में, तो सबसे पहले माता पिता का सिर इस बात को लेकर झुक जाता है कि इसके लिए दहेज कहां से देंगे। मुझे तो लगता है अगर इस समस्या को दूर किया जाए तो बहुत हद तक महिला सशक्तिकरण में योगदान होगा इसका। एक पुरुष अगर पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो माता पिता को कुछ ना चिंता हो, एक चीज तो निश्चिंत हो जाते हैं कि कम से कम दहेज नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, प्राचीनतम काल से हमारे देश में यह प्रथा चल रही है, बहतू के रूप में। वैदिक काल में बहतू कहा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं, कभी नहीं था
चाहे वो भगवान राम का शादी हुआ हो तो सीता मैया को उनके परिवार वाले जम के दिए। ऐसा नहीं है कि भारत के इतिहास में कभी यह था ही नहीं, लेकिन उस समय यह स्वैच्छिक था। उस समय माता पिता, लड़की के परिवार इसको अपना कर्तव्य मानते थे, और जैसे लड़के का परिवार कर्तव्य मानता था कि हमारे इस पीढ़ी को बसाने के लिए, आगे चलाने के लिए अगर ये लोग परिवार बसा रहे हैं तो इनको पूरा सहयोग करो, वैसे लड़की के परिवार का भी ये कर्तव्य था। तो वो अपनी इच्छा से देते थे, जिसको वहतू कहा जाता था, वहतू वैदिक काल में। लेकिन ये स्वैच्छिक था। कोई 2 रुपया देना चाह रहा है 2 रुपया दे रहा है, कोई 2 लाख देना चाह रहा है 2 लाख दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा तो भी नहीं दे, चल रहा काम। कहने का मतलब ये था कि ये लड़की वाले की इच्छा पर निर्भर था। लेकिन जब ये विकसित होने लगा, जब ये धीरे धीरे समाज बढ़ने लगा, तो ये स्वैच्छिक चीज अनिवार्य हो गया कि नहीं, अब लड़की वाले को देना ही पड़ेगा। और आगे चलकर तो ये जबरदस्ती हो गया। अच्छा, इसको बढ़ाने में केवल लड़के वाले का हाथ नहीं है, लड़की वाले का भी हाथ है। अगर सामने वाला का लड़का कोई काम नहीं कर रहा है तो लड़की वाले उसको पूछेंगे ही नहीं, चाहे वो कितना योग्य हो। अगर वो सरकारी नौकरी नहीं पा गया है तो उसके पीछे जाइबे नहीं करेंगे। और अगर कोई लड़का सरकारी नौकरी पा गया है तो बस करो, जितना पैसा दे दो, खरीद लो। तो क्या दहेज का बढ़ावा लड़की वाले नहीं दे रहे? दोनों तरफ से बढ़ावा हो रहा है। आप ये कहें कि केवल एक तरफ से बढ़ावा हो रहा है, ऐसा नहीं है। अपने अयोग्य लड़की, अपने कुरूप लड़की के लिए वर को खरीद लेना, यह भी एक प्रथा चल रही है। समस्याओं का अगर आप एकांगी विश्लेषण करेंगे तो समस्याओं का असली स्वरूप समझ नहीं आ पाएगा। अगर ससुराल में महिला जाती है तो सबसे ज्यादा उसकी दुश्मन जो मानी जाती है सास और ननद, ससुर और साले वो नहीं माने जाते देवर। सबसे बड़ी समस्या जो है वो महिलाएं की दुश्मन बन रही हैं। ऐसा नहीं है। इन समस्याओं के बारे में अलग से डिस्कशन करूंगा। तो कहने का मतलब एक दहेज बड़ी समस्या है और ये महिलाओं के व्यक्तित्व को भावना बनाने में सबसे बहुत बड़ा हाथ रखता है। ठीक है, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए प्रक्रिया दोनों ओर से चलेगी, चाहे वो वर पक्ष हो चाहे वधू पक्ष हो। केवल एक को दोषी करके समस्या का न ही निदान हो सकता है न ही समाधान हो सकता है। ठीक है, तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 लाया गया, जिससे दहेज समाप्त किया गया। करने का प्रयत्न हुआ लेकिन समाप्त नहीं हुआ, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। सती निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आया, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विरुद्ध उनका संरक्षण दे रहा है। इसके अलावा एक और कानून आया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट, इंडिसेंट माने स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम। स्त्री अशिष्ट निषेध निरूपण अधिनियम। अब स्त्री अशिष्ट निषेध निरूपण अधिनियम का क्या मतलब है? देखिए, स्त्री अशिष्ट निषेध निरूपण अधिनियम का मतलब यह हुआ कि स्त्रियों का, चाहे वो विज्ञापन में हो, चाहे वो सिनेमा में हो, चाहे टीवी में हो, आप कोई गंदा रूप से इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, चाहे बिना वस्त्र पहने चाहे नंगे, ऐसा निरूपण नहीं कर सकते। ये एक अपराध माना जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ये भी कानून लाया गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम कार्य किए गए। ऐसा नहीं है कि कुछ कार्य नहीं किया गया, ऐसा नहीं है कि कोई कार्य नहीं किया, चाहे आपने संवैधानिक देखा चाहे वो कानूनी देखा। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई, चाहे वो स्वधार योजना हो, चाहे स्वशक्ति योजना हो, चाहे स्वयं सिद्धा योजना हो, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो। बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। ऐसा नहीं है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। हमने ये जान लिया कि समस्या क्या है, कहां है, कैसे है, क्यों है, और ये देख लिया कि उसके लिए क्या किया गया।
प्रश्न ये उठता है कि क्या इसके बावजूद समस्या समाप्त हो गई? क्या इन समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद लोग समझ गए कि महिला सशक्त होनी चाहिए? अच्छा वो छोड़ दीजिए, क्या महिलाएं ये जान पाए कि क्या हम सशक्त हैं या नहीं, क्या हमें होना चाहिए? इन समस्त प्रश्नों का एक ही जवाब होगा, वो होगा नहीं। अब प्रश्न उठता है कि ये नहीं शब्द कैसे आ गया? क्या महिलाएं जागरूक नहीं हैं? क्या पुरुष वर्ग उसके सशक्तिकरण के प्रति जागरूक नहीं है? क्या समाज उसके प्रति जागरूक नहीं है? अगर आपसे किसी समस्या के बारे में एग्जाम में पूछा जाए तो सुझाव में जो सबसे पहला आप सुझाव दीजिए वो देखिए जागरूकता का अभाव। अब जागरूकता का यही मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूं कि बहुत लोगों को लगेगा कि ये प्रासंगिक नहीं है, महिला सशक्तिकरण का जो लेक्चर वो प्रासंगिक नहीं, बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है। अब जागरूकता का पहला अभाव यहीं आ जाएगा। अगर दूसरे की बहन दहेज की हत्या में जलाई जा रही है कोई समस्या नहीं, लेकिन खुदा न खास्ता ये कार्य अगर हमारे बहन के साथ हो जाए तब तो महिला सशक्तिकरण आवश्यक है, तब तो महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। क्यों नहीं हो रहा? तब वो मुद्दा प्रासंगिक हो जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं कि समाज की जागरूकता में इस विषय के प्रति बहुत ज्यादा अभाव है। और अगर आपके मन में आ रहा होगा समस्या बनी तो उसका मूल कारण यह है कि जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है। जागरूकता के अभाव ने ही समस्या, यहां तक कि महिलाएं ही जागरूक नहीं हैं। महिलाएं सशक्त हैं या नहीं, या उन्हें सशक्त होना चाहिए या नहीं, ये स्वयं महिलाएं इसके प्रति जागरूक नहीं है। महिलाएं खुद ही नहीं समझ पाती कि क्या ये कोई समस्या है या उन्हें जागरूक होना चाहिए, ये भी नहीं जान पा रही। अब प्रश्न तो ये उठ रहा है ऐसा क्यों है? तो ऐसा का दो कारण हो सकता है। या तो महिलाएं महिला सशक्तिकरण का मतलब नहीं जान पा रही हैं, पहला, यानी वो इसके बारे में जानती नहीं है, या तो वो उसके जानने के बाद भी उदासीन है, मैंने जानकर भी अनजान बन रही है, या तो जान नहीं रही है या तो जानकर अनजान बनी हुई है, और या तो परिवार एक ऐसी संरचना है जहां वो अपने सारे समस्याओं को, अपने प्रति होने वाले समस्त भेदभाव को परिवार के लिए तिरोहित कर देती है, परिवार के कल्याण के लिए, परिवार की भलाई के लिए तिरोहित कर देती हैं, स्वाहा कर देती हैं। उन्हें अपनी समस्याओं से ज्यादा परिवार की समस्याएं दिखाई देती हैं। जागरूकता का अभाव महिलाओं को तो इस समस्या से दूर रख रहा है, महिलाओं को इस आवश्यकता से दूर रख रहा है, महिलाओं को ही नहीं अपितु पूरे परिवार को, अपितु पूरे समाज को दूर कर रहा है। तो सबसे पहला अगर इस समस्या को दूर करना है तो जागरूकता बहुत तेजी से फैलाना पड़ेगा। अब वो जागरूकता चाहे समाज में हो और चाहे परिवार में हो, जागरूकता बहुत तेजी से फैलाना पड़ेगा अगर महिला सशक्तिकरण का हम वास्तविक परिणाम चाहते हैं। निबंध में आप जब भी लिखिए तो समस्याओं का पूरा देखिए, नंबर तथ्य से तो मिलता, तथ्य से ज्यादा विश्लेषण से मिलता है। एक सिविल सेवक की भांति आप समस्या का पूर्ण विश्लेषण कर पा रहे नहीं, एग्जामिनर ये क्षमता देखता आपके अंदर। अगर आपके समझ कोई समस्या आ गई कलेक्टर के रहने के दौरान और आप उसका विश्लेषण ही नहीं कर पाए और मुकम्मल कोई उसका हल ही नहीं निकाल पाए तो बेकार है। वही तो आपको यहां करना है। आयोग आपसे विश्लेषण चाहता है, आयोग आपसे परीक्षण चाहता है कि भाई आप समस्याओं का वास्तविक हल निकालें। इसके अलावा स्त्री को पराया धन माना जाता है, पराया धन माना जाता है। अरे पराय लड़के ने बचपन से सिखाया भैया, अरे ये तो पराई लड़की, पराए घर की धन है, पैदा अपने घर में हो रही, धन वो पराई है। बताइए,
ये तो एक प्रकार से मनोभावना ही तो है समाज का। पढ़ रहे जी पैदा हो रही यहाँ, खा रही बड़ी हो रही यहाँ, खेल कूद रही है यहाँ, खा पी रही है यहाँ, खर्चा सब यहाँ हो रहा है, पढ़ लिख रही है यहाँ। इतना कार्य करने के बाद समाज ने ऐसा सोच बना रखा है पराई धन। अब बताइए, जिसको पैदा होते ही बताया जाए कि भाई तुम्हारा लक्ष्य कहीं और है, तो वो व्यक्ति यहां कैसे मजबूत हो पाएगा, जरा हमें बता दीजिए। अच्छा, जब वहां बन के गई तो वहां बहू हो गई, तमाम प्रकार के प्रतिबंध आरोपित हो गए। यहां पराये के नाम पर प्रतिबंध आरोपित थे, वहां बहू के नाम पर प्रतिबंध आरोपित हो गए। अब उसका व्यक्तित्व क्या कर दिया गया, जबरदस्ती बावना बना दिया गया टोटल। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, संस्कार, मर्यादा और थोड़ी बहुत शर्म, यह केवल स्त्री का गहना नहीं, पुरुष का भी गहना है। और मर्यादित आचरण हर से अपेक्षित है एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए मर्यादा सबके लिए आवश्यक है। सशक्त बनाने का मतलब ये नहीं हुआ स्वच्छंद बनाइए, उदंड बनाइए। सशक्त बनाने का मतलब हुआ मर्यादा के अंदर मजबूत। मर्यादा तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है, ना ही उनके मजबूती के नाम पर, ना ही उनके कल्याण के नाम पर, किसी को नहीं दिया जाता, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। उन्हें अपने मर्यादा के अंदर, अपने संस्कार के अंदर, अपने संस्कृति के अंदर मजबूत होना है। कोई भी अपने संस्कृति और अपने समाज से ऊपर जाकर मजबूत हो ही नहीं सकता। वो क्या रेडिकल आंदोलन, फेमिनिज्म जो चला, नारीवाद, वो कहां चल पाया? फेमिनिज्म जो चला, नारीवादी आंदोलन जो चला, स्त्री मुक्ति आंदोलन के नाम पर, नारी मुक्ति आंदोलन, कहां सफल हो पाया? क्योंकि वो सशक्तिकरण नहीं था, वो स्वच्छंदीकरण था, वो उन्मुक्तिकरण था। असल में वो स्त्री को समाज से काट कर असामाजिक बनाना था, सभ्य समाज से निकालकर जंगली बनाने की एक प्रक्रिया थी। और बताइए, कब तक कौन सी स्त्री जंगली बन के रह सकती है? जो समाज की आधारशिला है, आप उसको जंगली कैसे बना पाओगे? नारीवादी आंदोलन फेल कर गया। फेमिनिज्म, देखिए, अब आप जब आप महिला सशक्तिकरण पर है तो आपको नारीवाद जानना जरूरी है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बहुत सारे लेक्चर दूंगा, ऐसा नहीं है। अभी मैं अपने लेक्चर्स को बहुत ऐसा आपको, जब मैंने इसको शुरू किया है अपने इस चैनल को, तो बहुत उद्देश्य ये नहीं कि केवल सब्सक्राइबर बढ़े या वॉच टाइम बढ़े, ये मेरा अंग्रेजी ये सब सोच नहीं है। मेरी ये सोच है कि सिविल सेवा परीक्षा के प्रति आपकी जो कमजोरी है वो दूर हो, यह हमारा उद्देश्य है। और ये कोई बनावटी उद्देश्य नहीं है भाई। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि ये नहीं सोचता कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, ये बुराई नहीं है। या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये चाहे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लोग की बात तक हमारी बात पहुंचे। ये ना सोचना, ये तो ना सोचना भी मूर्खता है। हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, लाभ ले, ये तो हमारी भी सोच है और हम ये हमेशा सोचेंगे। हमारी बात ज्यादातर लोगों को पहुंच रही है, हम चाह ही रहे हैं। तभी तो तभी तो वैचारिक क्रांति आएगा, तभी तो आपके लिए सरलता होगी, सिविल सेवा। ये गलत सोच नहीं। लेकिन केवल यह सोचना कि इसीलिए ऐसा करें, यह गलत सोच है कि केवल यही हो और किसी का लाभ ना हो, यह गलत है। लेकिन लाभ के साथ अगर यह सोच है, गलत नहीं है, किसी का नहीं होना, ना होना ही नहीं चाहिए, किसी का नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। केवल वॉच टाइम के लिए, YouTube सब्सक्राइबर के लिए आप लेक्चर दी, इतना दिन तक गला फाड़ के हम आपको सिखाएं और 20 साल का अनुभव दें, इसकी क्या जरूरत है भाई? नामी होने के और बहुत से तरीके होते हैं। एक सही व्यक्ति उन तरीकों को नहीं अपना सकता है। एक सही व्यक्ति निश्चय ही आप तक आपकी समस्याओं का समाधान करके पहुंचना चाहता है ताकि आपको उससे लाभ हो, और वही हम लोग कर रहे हैं और यही उद्देश्य भी है। समस्याएं दूर हो, ज्यादा से ज्यादा तक लोग तक हमारी बात पहुंचे, आप
ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त करें। पहली संकल्पना पराया धन, दूसरी संकल्पना समाज का सोच बहुत जरूरी है। तीसरा, स्त्री को भोग्या माना गया, एक भोग की वस्तु माना गया, आज से नहीं, सृष्टि के आदिकाल से। अब भोग्या है तो ऑलरेडी उसका व्यक्तित्व बना हो गया। भाई अगर कोई चीज है भोग्या है, भोग के लिए बना हो तो वस्तु हो गया ना भाई, वो जीव कहाँ रह गया, वो जीवंत कहाँ रह गया। अगर आप किसी चीज को भोग रहे हो इसका मतलब वो वस्तु है, वो कोई जीवंत सक्रिय प्राणी नहीं है, वो तो वस्तु हो गया। तो अगर आप भोग्या समझ गए, वस्तु समझ गए और वस्तु समझ गए तो ऑलरेडी आप उसको तो आसक्त बना दिए, कमजोर बना दिए। फिर महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर माना गया, पुरुष को शारीरिक रूप से पहलवान मान लिया गया। और पहले जमाने में युद्धों में बड़ी संख्या में फौज जाती थी, महिलाओं को भेजा ही नहीं जाता था। मान लिया गया कि सत्ता ही सबसे बड़ा केंद्र है, महिलाएं चूंकि युद्ध नहीं कर पा रही हैं तो उनको कमजोर मान लिया गया। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जहां पुरुष कर पाते हैं, महिलाएं नहीं कर पाती हैं। अरे भाई ये सोच ही मूर्खता है कि मैं पुरुष अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत माने और स्त्री को शारीरिक रूप से कमजोर माने, इसीलिए उसको कम आके, ये तो मूर्खतापूर्ण सोच है। अरे किसी जमाने में शारीरिक शक्ति का जरूरत था, आज तो बौद्धिक शक्ति का युग है। अगर ऐसा ना होता बौद्धिक शक्ति का युग तो महिलाएं लगातार कई वर्षों तक आईएएस टॉपर नहीं बनती। बौद्धिक शक्ति ईश्वर ने डिफरेंस करके नहीं दिया है, चाहे वो पुरुष को मिल सकता है चाहे महिला को मिल सकता है। ये बौद्धिक शक्ति का युग है, पाशविक शक्ति का, शारीरिक बल का युग नहीं है कि उठा के पटक दीजिए चार लोग को। ये युग जो है वो बौद्धिक शक्ति का है। आप बुद्धि से, कलम से परास्त कर सकते हैं। कहा जाता है तलवार से एक व्यक्ति का घायल होता है, कलम से हजारों लोग घायल हो जाते हैं। कलमों से इतिहास लिख दिया जाता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, ये बौद्धिक शक्ति का युग है, आप उनको कमजोर ना मानिए, ये सोच गंदी है। ये भी चलता है कि भैया ऐसा है कि पुरुष जो है वो वंश है, पुरुष को वंश माना जाता है, लड़कों को वंश माना जाता है। कहा जाता है लड़कियां वंश नहीं, दूसरे घर का वंश है। अरे भाई संतान ही वंश होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई हो, जिसके वहां लड़का नहीं पैदा हो रहा, क्या वंश नहीं चल रहा है। अब क्या नाम बताए, बहुत से ऐसे राजनीतिक वंश हैं, जो बहुत से ऐसे राजनीतिक पार्टियां जहां कोई लड़की का वंश चल रहा है। तो कहने का क्या मतलब ये, हमारे कहने का, अब समस्या का मूल पे चले आइए। तो मूल समस्या का यह है कि अब जरूरत है समाज के मानसिक सोच में बदलाव। अगर वास्तव में महिला का सशक्तिकरण करना है, जितनी योजनाएं चलाए गए, जितने प्रोग्राम चलाए गए, उनका अगर वास्तविक हल ढूंढना है तो सबसे पहला शर्त है समाज के मानसिक सोच में बदलाव, जिसमें उनको वो पराया धन मानते हैं, जिसमें वो उनको भोग्या मानते हैं, जिसमें वो उनको आनंद की वस्तु मानते हैं, जिसमें वो उनको कमजोर मानते हैं। जब ये मानसिक सोच बदल जाएगा तो जितनी योजनाएं चल रही हैं अपने आप उनकी बाधा दूर हो जाएगी और अपने आप पूरी हो जाएंगी। महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा। या तो समाज की आधी से ज्यादा महिलाएं इस विषय से अनभिज्ञ है, महिला सशक्तिकरण जानती ही नहीं है, या तो जान के अनजान बनी है। ये दुर्भावना दूर होनी चाहिए। जब ये दूर हो जाएगा, महिलाएं स्वयं जागरूक हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। और जैसे ही बाधाएं दूर हुई तो सशक्तिकरण का प्रवाह महिलाओं की ओर अविरल हो जाएगा। और जैसे इसकी कंटिन्यूटी बनी और सारी बाधाएं दूर हुई, महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। और जिस सशक्त महिला का संकल्पना हमारे भारतीय संस्कृति में किया गया है, जिस शक्ति स्वरूपा नारी की कल्पना हमारे शास्त्रों में की गई है, हमारे संस्कृति में की गई है, वो शक्ति स्वरूपा
नारी की संकल्पना जो है वो साकार हो जाएगी। और यही महिला सशक्तिकरण का मूल स्वरूप है। ठीक है, इस प्रकार आज मैंने एक मुद्दे को उठाया, सामाजिक मुद्दे जो आईएएस की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में समस्त सिविल सेवा परीक्षाओं और समस्त बहुत सारे जो सब्जेक्ट मैंने नाम लिया उन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और मेरा विश्वास है कि निश्चय ही आप लोगों के लिए यह उपयोग का काम का साबित होगा। और ये अगर हो, ये तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि आपको कितना इससे लाभ मिला। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव फिर आपके समस्त उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।